माय नेम इज़ उज्ज्वल श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी सेक्शन 2 के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम शैल हैव द सेम मीनिंग एज अलाइंड टू इट इन सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एक्शनेबल क्लेम इसका सेम मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में दिया गया है। सेकंड पॉइंट है एड्रेस ऑफ डिलीवरी मीन्स द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंडिकेटेड ऑन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिलीवरी ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एड्रेस ऑफ डिलीवरी का मतलब है जब सप्लायर कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है या सप्लाई करता है कस्टमर को, तो वो एक टैक्स इनवॉइस जनरेट करता है, तो उसमें वो कस्टमर का एड्रेस भी मेंशन करता है जिस एड्रेस पर वो सर्विस और गुड्स सप्लाई करना है। तीसरा पॉइंट है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मीन द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड का मतलब है रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल होना सप्लायर के रिकॉर्ड में। फोर्थ पॉइंट है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट बट डज नॉट इंक्लूड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, द रीजनल authority for advance ruling, the appellate authority for advance ruling, the national appellate authority for advance ruling, the appellate authority, the appellate tribunal, and the authority referred to in subsection 2 of section 171। adjuding authority मीन्स इसका मतलब कि वो अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज की जाती है कोई भी ऑर्डर और डिसीजन को पास करने के लिए इस एक्ट के अंडर, लेकिन उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वो इंक्लूड नहीं होता। द डिविजनल अथॉरिटी, द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, द अप्लाइड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, द नेशनल अप्लाइड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, द अप्लाइड अथॉरिटी, द अप्लाइड ट्रिब्यूनल एंड द अथॉरिटी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 171 ये इंक्लूड नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अरहातिया, द लिक्विडिटी एजेंट एंड ऑक्शनर और एनी अदर मर्चेंटाइल एजेंट बाय वट एवर नेम कोड हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। एजेंट का मतलब है वो पर्सन जैसे कि फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अरहातिया, डेरी एजेंट एंड ऑक्शनरी और एनी अदर मर्चेंटाइल एजेंट, ठीक है, बाय वट एवर नेम कोड वो कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जो कि किसी दूसरे के बिहाफ पर सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का काम करता है, ठीक है, तो उसको एजेंट कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज on which tax is payable by a person on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of persons having the same permanent account number to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है वो एग्रीगेट वैल्यू सभी टैक्सेबल सप्लाईज की जिसमें इनवर्ड सप्लाईज नहीं आती, जिस पर
टैक्स पे किया जाता है पर्सन के द्वारा रिवर्स चार्ज बेसिक्स पे, वो एक्सक्लूड नहीं होती। एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर to be computed on all India basics, but excludes central tax। ये जो है एग्जम्प्ट सप्लाईज हो गई, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो गई, और ये दोनों हो गई, और इंटरस्टेट सप्लाईज हो गई पर्सनस को, हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड। और किस हमने कि जैसे हमारी दूसरी ब्रांच हमने उसको ही सप्लाई कर दी, वो कंप्यूट तो होगी, लेकिन उसमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड स्टेट टैक्स एंड सेस ये इंक्लूड नहीं होगा। 7th पॉइंट है एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली who undertakes cultivation of land by own labor or by the labor of family, by servants on wages payable in cash or kind, or by hired labor under personal supervision or the personal supervision of any member of the family। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब कि वो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो खेती बाड़ी करती है ज़मीन पर, चाहे वो खुद के द्वारा करें बाय द लेबर ऑफ फैमिली, चाहे वो पूरी फैमिली करे, या फिर वो सर्वेंट्स को हायर करे और उनको कुछ वेजेस दे दे। फिर 8 पॉइंट है अप्लाइड टू अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू हियर अपील्स एज रिफर्ड टू इन सेक्शन 107। अप्लाइड अथॉरिटी का मतलब है वो अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड जो कि अपील को सुन सके, तो इसके लिए सेक्शन 107 दिया गया है। सेक्शन 9 है अप्लाइड ट्रिब्यूनल मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाइड ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 109। अप्लाइड ट्रिब्यूनल का मतलब है गुड्स और सर्विसेज टैक्स अप्लाइड ट्रिब्यूनल, इसके लिए सेक्शन 109 दिया गया है। सेक्शन 10 फिर पॉइंट 10 अपॉइंटेड डे मीन्स द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स। अपॉइंटेड डे का मतलब है कि वो डेट जिस पर ये कानून लागू होगा। फिर पॉइंट 11 है असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, री-असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट स्टेटमेंट। पॉइंट 11 है असेसमेंट का मतलब है कि टैक्स की लायबिलिटी को तय करना, जिसमें कि सेल्फ असेसमेंट, री-असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इंक्लूड होते हैं। सेक्शन 12 Associated enterprises shall have the same meaning as assigned to in section 92A of the Income Tax Act 1961 other section 43 of 1961। एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस का सेम मतलब दिया गया है सेक्शन 92A में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। Audit means the examination of records, returns and other documents maintained or furnished by the registered person under this act or the rules made thereunder or under any other law for the same time being in force to verify the correctness
of turnover, declared taxes paid, refund claimed, and input tax credit availed to assess his compliance with the provisions of this act और the rules made there under। ऑडिट का मतलब है सारे रिकॉर्ड्स का जांच पड़ताल करना, रिटर्न्स की जांच पड़ताल करना, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना, टैक्सेस की जांच पड़ताल करना कि कितना टैक्स पे करा है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल है, तो ये सब जांच करना। ठीक है। ऑथराइज्ड बैंक shall mean a bank or a branch of a bank authorized by the government to collect the tax or any other amount payable under this act। ऑथराइज्ड बैंक का मतलब है कि वो बैंक और बैंक की ब्रांच जो कि ऑथराइज की गई है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 15 ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव एज रिफर्ड टू इन सेक्शन 116। पॉइंट 16 बोर्ड मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ठीक है। सब सेक्शन 54 ऑफ 1963। 17 पॉइंट बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट। एनी एक्टिविटी और ट्रांसैक्शन इन कनेक्शन विद और incidental or ancillary to sub-clause। Any activity or transaction in the nature of sub-clause A, whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction। Supply of acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business। ठीक है। प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर consideration of the facilities or benefits to its members, admission for a consideration of persons to any premises, services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation, activities of a race club including by way of totally theatre or a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club, and any activity or transaction undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authorities। अब सेक्शन पॉइंट 19 पढ़ेंगे हम। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज़ कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट which are used for intended to be used in the course or furtherance of business। कैपिटल गुड्स का मतलब है जिसकी वैल्यू कैपिटलाइज्ड होती है अकाउंट्स की बुक में उस पर्सन के, और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है अपने बिजनेस के लिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal agent or in
any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जो कि टैक्स में तो रजिस्टर होता है लेकिन उसका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता बिजनेस का, तो उसको हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। सेंट्रल टैक्स पॉइंट 21 है। सेंट्रल टैक्स मीन्स द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लीव्ड अंडर सेक्शन 9। फिर पॉइंट 22 shall have the same meaning as assigned to it in the Goods and Service Tax Compensation to State Act। Point 23 Chartered accountant means a chartered accountant as defined in clause B of subsection 1 of section 2 of the Chartered Accountants Act 1949 subsection 38 of 1949। फिर पॉइंट 24 Commissioner means the Commissioner of Central Tax and includes the Principal Commissioner of Central Tax appointed under section 3 of the Commissioner of Integrated Tax appointed under the Integrated Goods and Services Tax Act। Point 25 Commissioner is in the board means the Commissioner referred to in section 168। कमिश्नर बोर्ड में उसका मतलब है कमिश्नर मीन द कमिश्नर रिफर्ड होना सेक्शन 168 में, मतलब ये सेक्शन 168 दिया गया है कमिश्नर के लिए। पॉइंट 26 कॉमन पोर्टल मीन्स द कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल रिफर्ड टू इन सेक्शन 146। कॉमन पोर्टल यानी कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स के लिए कॉमन पोर्टल दिया गया है, इसका सेक्शन है 146। फिर पॉइंट 27 कॉमन वर्किंग डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल मीन सच डेज इन सक्सेशन विच आर नॉट declared as gazette holidays by the central government or the concerned state or union territory government। कॉमन वर्किंग डेज इसमें क्या होता है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनके काम करने के लिए सेम दिन दिए गए हैं, मतलब कि जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट की छुट्टी होगी तो यूनियन टेरिटरी की भी छुट्टी होगी। पॉइंट 28 कंपनी सेक्रेटरी मीन्स कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लोज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 सब सेक्शन 56 ऑफ 1980। Competent authority means such authority as may be notified in by the government। competent authority का मतलब होता है वो अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड की जाती है। composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of 2 or more taxable supplies of goods or services or both or any combination therefore which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal place। Illustration where goods are packed and transported with insurance। The supply of goods, packing materials, transport and insurance is composite supply and supply of goods is a principal supply। Point 31 consideration in relation to the supply of goods or services or both include। consideration का मतलब है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिलेशन में होता है। any payment made or to be made whether in money or otherwise
in response to or the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or the state government. The monetary value of any act or forbearance in respect of in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or a state government, provided that the deposit in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply under the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. कंसिडरेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करे हैं किसी दूसरे पर्सन को। अब उस दूसरे पर्सन ने तो उसके बदले में क्या दिया, उसको पैसे दिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मनी जो है वो कंसिडरेशन होगा। फिर पॉइंट 32, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स means a supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously on or the current basis under a contract, whether or not by means of wire, cable, pipelines or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis and includes supply of such goods. The government may subject to such conditions as it may by notification specify. कंटिन्यूस और सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है कि सप्लाई करना सामान की रेगुलर बेसिक्स पे और उस हिसाब से करना जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है पार्टी के साथ, ठीक है। जो भी पार्टी के साथ हमने टर्म्स एंड कंडीशंस तय करी होंगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके हिसाब से गुड्स को सप्लाई करना। पॉइंट 33, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंडीशनली ऑन the current basics under a contract for a period exceeding 3 months with periodic payment obligations, and includes supply of such services as the government may subject to such conditions as it may notification specify. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब है कि सप्लाई प्रोवाइड करना उस हिसाब से सर्विसेज की सप्लाई करना उसके हिसाब से जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है पार्टी के साथ उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करना। पॉइंट 34, कन्वीनियंस इंक्लूड्स अ वेसल एन एयरक्राफ्ट एंड अ व्हीकल। पॉइंट 35, cost accountant means a cost accountant as defined in clause B of subsection 1 of section 2 of the Cost and Works Accountants Act 1959, subsection 23 of 1959. Point 36, council means the goods and service tax council established under article 279A of the constitution. काउंसिल का मतलब है गुड्स और सर्विसेज टैक्स काउंसिल एस्टेब्लिश्ड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के 279A आर्टिकल के अंडर। सेक्शन 37, क्रेडिट टू नोट मीन्स अ डॉक्यूमेंट
issued by a registered person under सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34। क्रेडिट नोट का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया जाता है सब सेक्शन 1 के अंडर सेक्शन 34 का जो सब सेक्शन 1 है उसके अंडर। क्रेडिट नोट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सप्लायर है, सप्लायर ने दूसरे अदर पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करी या गुड्स प्रोवाइड करे, ठीक है। तो लेकिन जो अदर पर्सन ने किसी भी कारणवश से वो उसको रिटर्न कर दिए सप्लायर को, तो इस केस में जो सप्लायर होगा वो क्रेडिट नोट इशू करेगा कस्टमर के लिए। डेबिट नोट मीन्स अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 34। डेबिट नोट ये इशू किया जाता है कस्टमर के द्वारा। मान लीजिए एक कस्टमर है मिस्टर ए, उसने सप्लाई कर रहा था गुड्स और सर्विसेज मिस्टर बी को, ठीक है। तो लेकिन मिस्टर बी ने वो रिटर्न कर दिए गुड्स और सर्विसेज मिस्टर ए को, तो इस केस में डेबिट नोट इशू करेंगे मिस्टर बी और मिस्टर ए करेंगे क्रेडिट नोट इशू। डेबिट नोट के लिए सेक्शन है सेक्शन 34 सब सेक्शन 3। फिर पॉइंट 39 डीम्ड एक्सपोर्ट्स मीन्स सच सप्लाईज ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147। वो सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि सेक्शन 147 के अंदर नोटिफाइड की गई है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी पॉइंट 40 डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मीन्स सच अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड्स। वो अथॉरिटी जो कि बोर्ड्स के द्वारा नोटिफाइड की जाती है। फिर अब 41 पॉइंट डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स रिटन और प्रिंटेड record of any sort or electronic record as defined in clause of section 2 of the Information Technology Act 2000 सबसेक्शन 21 ऑफ 2000। फिर पॉइंट 42 ड्रॉबैक इन रिलेशन टू एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड मीन्स द रिबेट ऑफ ड्यूटी टैक्स और सेस chargeable on any important inputs or on any domestic inputs or input services used in the manufacture of such goods। फिर पॉइंट 43 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49। पॉइंट 44 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करना इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के द्वारा। फिर पॉइंट 45 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर अब पॉइंट 46 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49। इसके लिए सेक्शन 49 का सब सेक्शन 2 दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए। फिर पॉइंट 47 एग्जैम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स और विच मे बी वोली एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जैम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई होती है
जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसके लिए सेक्शन दिया गया है सेक्शन 11 और सेक्शन 6 इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट का। फिर है पॉइंट 48 एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स एनी लॉ नोटिफिकेशन order, rule or regulation relating to levy and collection of duty of or tax on goods or services or both passed or made before the commencement of this act by Parliament or any authority or person having the power to make such law, notification, order, rule or regulation। फिर पॉइंट 49 फैमिली मीन्स, ये तो सभी को पता होगा, फैमिली का मतलब है परिवार। द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ पर्सन एंड द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन इफ दे आर वोली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। फिर पॉइंट 50 फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट means a place other than the registered place of business which is characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive and use services for its own needs। Fund means the consumer welfare fund established under section 57। फंड का मतलब है कंज्यूमर वेलफेयर फंड एस्टेब्लिश्ड, उसके लिए सेक्शन है 57। फिर है पॉइंट 52 गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्सटर्नल लेवल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू or forming part of the land which are agreed to have to be served before supply or under a contract of supply। गुड्स का मतलब वो किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी केवल मनी और सिक्योरिटीज को छोड़कर, लेकिन इसमें इंक्लूड होती हैं एक्सटर्नल लेवल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और जो वो चीज़ें जो जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। फिर है पॉइंट 53 गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है केंद्रीय सरकार। पॉइंट 54 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 यानी कि GST, जो कि हम गुड्स पर देते हैं और सेवा पर देते हैं, वो टैक्स, उसको हम GST कहते हैं। फिर पॉइंट 55 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 48 टू एक्ट एज सच प्रैक्टिशनर्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर का मतलब वो पर्सन जो कि अप्रूव किया गया है सेक्शन 48 के अंदर टू एक्ट एज सच प्रैक्टिशनर, जो कि GST प्रैक्टिशनर के का काम कर सके। फिर है पॉइंट 56 इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी other maritime zone as referred to in the territorial waters, continental self exclusion economic zone and other maritime zones act 1976 subsection 80 of
176 and the airspace above its territorial and territorial waters. Point 57 Integrated Goods and Services Tax Act means the Integrated Goods and Services Tax Act 2017. Point 58 Integrated Tax means the Integrated Goods and Services Tax used under the Integrated Goods and Services Tax Act. इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है? इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है कि जब सप्लायर अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में सप्लाई करता है तभी इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। इसके लिए एग्जांपल है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनका रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उत्तराखंड में है। अब वो बी जो कि कस्टमर हैं मिस्टर ए के, उनको सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है दिल्ली में। तो इस केस में इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा जो कि मिस्टर ए के द्वारा चार्ज किया जाएगा मिस्टर बी से। फिर पॉइंट 59 इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट का मतलब है वो कोई भी गुड्स कैपिटल गुड्स को छोड़कर जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं सप्लायर के द्वारा बिजनेस में। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट सर्विस का मतलब वो कोई भी सर्विस जो कि सप्लायर के द्वारा बिजनेस में यूज़ की जाती है। फिर पॉइंट 61 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बीच रिसीव्स टैक्सेस इनवॉइसेस अंडर सेक्शन 31 टूवर्ड द रिसीप्ट ऑफ इनपुट टैक्स इनपुट सर्विसेज एंड इशूज a prescribed document for the purposes of distributing the credit of central tax, state tax, integrated tax or union territory tax paid on the paid services to a supplier of taxable goods or services or both having the same permanent account number as that of the said office. Input tax in relation to a registered person means the central tax, state tax, integrated tax or union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and includes the integrated goods and services tax charged on import of goods. The tax payable under the provisions of subsection 3 and 4 of section 9. The tax payable under the provisions of subsection 3 and 4 of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act. The tax payable under the provisions of subsection 3 and 4 of section 9 of the respective State Goods and Services Tax Act. The tax payable under the provisions of subsection 3 and 4 of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, but does not include the tax paid under the composition regime. Input tax credit means the credit of input tax. 0.64 Integrated tax. Integrated state supply of goods shall have the same meaning as designed to be in section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act. 0.65 Intra-state supplies of services shall have the same meaning as assigned to it in section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act. 0.66 Invoice or tax invoice means the tax invoice referred to in section 31. 0.67 Inward supply in relation to a person shall mean receipt of goods or services or both, whether by purchase, acquisition or any other means
with or without concentration. Point 68. Job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person, and the expression job worker shall be construed accordingly. Point 69. Local authority means a panchayat as defined in clause D of Article 243 of the Constitution, a municipality as defined in clause E of Article 243p of the Constitution, a municipal committee, a Jila Parishad, a district board, and any other authority legally entitled to or entrusted by the central government or any state government with the control or management of a municipal or local fund. A cantonment board as defined in section 3 of the Cantonments Act 2006, subsection 41 of 2006. A regional council or a district council constituted under Article 371 and Article 371 of the Constitution, or a regional council constituted under Article 371A of the Constitution. Point 70. Location of the recipient of services means where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business. Where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained, a fixed establishment, is where the location of such fixed establishment. Where a supply is received at more than one establishment, where the supply of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the receipt of the supply, and in absence of such places, the location of the usual place of residence of the recipient. Point 71. Location of the supplier of services means where a supplier is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business. Where a supply is made from a place other than the place of business or for which registration has been obtained, a fixed establishment, is where the location of such fixed establishments. Where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provisions of the supply. In absence of such places, the location of the usual place of residence of the supply. Point 72. Manufacture means processing of raw material of inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character, and use, and the term manufacturer shall be construed accordingly. Point 73. Market value shall mean the full amount which a recipient of a supply is required to pay in order to obtain the goods or services, or both like kind and quality, at or about the same time and at the same commercial level, where the recipient and the supplier are not related. Point 74. Mixed supply means two or more individual supplies of goods or services, or any combination therefore made in conjunction with each other by a taxable person or a single price, where such supply does not constitute a composite supply. Illustration: a supply of a package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks, and fruit juices, when supplied for a single price, is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately.
.75 money means the Indian legal tender or any foreign currency, check, promissory notes, bill of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveler check, money order, postal or electronic remittance, or any other instrument recognized by the Reserve Bank of India when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination, but shall not include any currency that is held for its numismatic value. Section 76. Motor vehicle shall have the same meaning as assigned to it in clause 28 of the section 2 of the Motor Vehicles Act 1988, section 59 of 1988. Section 77. Non-resident taxable person means any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. .78. Non-taxable supply means a supply of goods or services or both which is not liable to tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act. .79. Non-taxable territory means the territory which is outside the taxable territory. .80. Notification means a notification published in the official gazette and the expressions notify and notified shall be construed accordingly. .81. Other territory includes territories other than those comprising in a state and those referred to in subsection A to E of clause 114. .82. Output tax in relation to a taxable person means the tax chargeable under this act on taxable supply of goods or services or both paid by him or by his agent, but excludes tax payable by him on reverse charge basis. .83. Outward supplies in relation to a taxable person means supply of goods or services or both, whether by sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal of or any other mode made or agreed to be made by such person in the course or furtherance of business. .84. Person includes an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, a limited liability partnerships, an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not in India or outside India. Any corporation established by or under any central act, state act or provisional act or a government company as defined in clause 45 of section 2 of the Companies Act 2013, subsection 18 of 2013. Any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India. A cooperative society registered under any law relating to cooperative societies. A local authority, central government or a state government. Society as defined under the Societies Registration Act 1860, 21 of 1860. Trust and every artificial judicial person not falling within any of the above. Place of business includes a place from where the business is ordinarily carried on and includes a warehouse, a godam or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both. A place where a taxable person maintains his books of accounts, or a place where a taxable person is engaged in business through an agent by whatever name called. .86. Place of supply means the place of supply is as referred to in Chapter 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act. .87. Prescribed means prescribed by rules
made under this act on the recommendations of the council. Point 88. Principal means a person on whose behalf an agent carries on the business of supply or receipt of goods or services or both. Point 89. Principal place of business means the place of business specified as the principal place of business in the certificate of registration. Point 90. Principal supply means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary. Point 91. Proper officer is in relation to any function to be performed under this act means the commissioner or the officer of the central tax who is assigned that function by the commissioner in the board. Point 92. Quarter shall mean a period comprising 3 consecutive calendar months ending on the last day of March, June, September and December of a calendar year. Point 93. Recipient of supply of goods or services or both means where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration. Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available or to whom possession or use of the goods is given under or made available, and where no consideration is payable for the supply of a service, the person to whom the service is rendered, and any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient of the supply and shall include any agent acting as such on behalf of the recipient in relation to the goods or services or both supplied. Point 94. Registered person means a person who is registered under section 25 but does not include a person having a unique identity number. Section 20.95. Regulations means the regulations made by the board under this act on the recommendations of the council. 96. Removal in relation to goods means dispatch of the goods or delivery by the supplier thereof or by any other person acting on behalf of such supplier, collection of the goods by the recipient therefore or by any other person acting on behalf of such recipient. Point 97. Return means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this act or the rules made thereunder. Point 98. Reverse charge means the liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under subsection 3 or subsection 4 of section 9 or under subsection 3 or subsection 4 of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act. Point 99. Divisional authority means an authority appointed or authorized for division of goods or orders as referred to in section X1. Point 100. Schedule means a schedule appended to this act. Point 101. Securities shall have the same meaning as assigned to in clause H of the section 2 of the Securities Contracts Regulations Act 1956, subsection 42 of 1956. Point 102. Services means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from currency or determination to another from currency or denominations for which a separate consideration is charged. Explanation for the removal of doubts. It is hereby clarified that the expression services includes facilitating or arranging
transactions in securities. Point 103 state includes a union territory with legislature. Point 104 state tax means the tax levied under any goods and services state goods and services tax act. Point 105 supplier in relation to any goods or services or both shall mean the person supplying the said goods or services or both, and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied. Point 106 tax period means the period for which the return is required to be furnished. Point 107 taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 22 or section 24. Point 108 taxable supply means a supply of goods or services or both which is liable to tax under this act. Point 109 taxable territory means the territory to which the provisions of this act apply. Point 110 telecommunication service means the service of any description including electronic mail, voice mail, data services, audio text services, video text services, radio paging and cellular mobile telephone services which is made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature by wire, radio, visual or other electromagnetic means. Point 111 the State Goods and Services Tax Act means the respective State Goods and Services Tax Act 2017. Point 112 turnover in state or turnover in union territory means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on labor charge basis, and exempt supplies made within a state or union territory by a taxable person, export of goods or services or both, and interstate supplies of goods or services or both made from the state or union territory by the said taxable person but excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and sales. Point 113 usual place of residence means in case of an individual the place where the ordinarily resides. In other cases the place where the person is incorporated or otherwise legally constituted. Point 114 the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh, Chandigarh and other territory. Explanation: for the purpose of this act, each of the territories specified in subclauses section A to subsection F shall be considered to be a separate union territory. Point 115 union territory tax means the union territory goods and services tax levied under the Union Territory Goods and Services Tax Act. Point 116 Union Territory Goods and Services Tax Act means the Union Territory Goods and Services Tax Act 2017. Point 117 valid return means a return furnished under subsection 1 of section 39 on which self-assessed tax has been paid in full. Point 118 voucher means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services or both, and where the goods or services or both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in related documentation including the terms and conditions of use of such instrument. Point 119 works contract means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair and maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods whether as goods or in some other form is involved in the execution of such contract. Point 120
Words and expressions used and not defined in this act but defined in the integration